हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे इस ब्रीच लर्निंग सीरीज में, जिसमें हम क्योर केसेस देखते हैं। आज भी हम एक केस देखने वाले हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। सबसे पहले हम अपने गुरुओं के ब्लेसिंग्स लेंगे। हमारे मास्टर हनुमान सर, हमारे टीचर्स, गुरु, जिन्होंने हमें होम्योपैथी दी, ऐसे मास्टर हनुमान सर, और हमारे टीचर्स और गुरु जिन्होंने हमें ट्रू होम्योपैथी सिखाई है, उन सब के ब्लेसिंग्स लेके हम आज का ये सेशन जो है वो शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल। आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म का केस देखेंगे, जो एक 46 ईयर फीमेल का केस है, जो सूरत से ही बिलोंग करती है। उनकी चीफ कंप्लेंट्स है हाइपोथायरॉयडिज्म सिंस 2 इयर्स। TSH 12.4 था जब वो हमारे पास आई। बर्निंग एंड नमनेस इन हेड, सर्वाइकल एंड ऑक्सीपिटल स्टिफनेस, टायर्डनेस, वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, palpitation, left sided throat pain, left ear pain, pain all over body, upper limb and lower limb pain, tiredness even after little work, recurrent throat infection and difficult swallowing। पास्ट हिस्ट्री में कुछ मेजर नहीं था। पर्सनल हिस्ट्री में एपेटाइट कांट टॉलरेट शिवरिंग ऑफ लेग्स, सावर फूड डिजायर, अवर्जन टू स्वीट, पेशेंट चिली और थर्स्टलेस है। आफ्टर स्लीप मॉर्निंग में स्टिफनेस, जॉइंट पेन स्पेशली लेफ्ट साइडेड, पर्सपिरेशन और नेक एंड फेस जो कि स्कैंटी है। लाइफ हिस्ट्री में चाइल्डहुड में वो थर्ड स्टैंडर्ड तक पढ़े, खूब काम किया। जब हम छोटे थे तब फादर की जमीन थी, फादर ने मेहनत करके जमीन खरीदी थी, जो कि अभी भाई ने कर्जा करके बेच दी है। खाना पीना सब अच्छा था, लेकिन काम सबको करना पड़ता था। मदर फादर के पास लाड़ प्यार के लिए वक्त ही नहीं था। बचपन काम में ही बीत गया। 21 ईयर पे उनकी शादी हुई। 4 बजे उठना, घर का काम, खेती का काम सब करते थे। फिर भी कभी बिना काम के बैठ गए तो मदर इन लोग बोलती थी, बाप के घर से सर्वेंट ले आती तो ये काम नहीं करना पड़ता। कभी गाली भी दे देती थी, क्योंकि फादर पुअर थे इसलिए सुनना पड़ता है। पर पेशेंट कभी कुछ नहीं बोलते। डर भी था और फादर की क्रेडिट का भी डर था। फादर को पोवर्टी की वजह से और ज्यादा गर्ल चाइल्ड की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा। फर्स्ट बेबी के होने तक वो गांव में मदर इन लॉ के साथ ही रही। फिर हस्बैंड के साथ सूरत में रहने के लिए आई। इतना कुछ सिटी का पता नहीं था, क्योंकि गांव में पले बड़े थे, सब नया था। हस्बैंड 3,000 का काम करते थे, उसमें से घर भी चलाना और मदर इन लॉ को भी 1,500 भेजने पड़ते थे, जो गांव में रहती थी। फिर पेशेंट अपने साथ रिलेटिव्स को रखते थे, उनका खाना पीना रहना सब इनके साथ था। रिलेटिव को अपने साथ खाने पीने के लिए रखते थे, और उसमें से वो इनकम करते थे। लेकिन वो सिर्फ खाना पीना ही होता है, लेकिन पेशेंट ने उनको अपने साथ ही रखा। उनके कपड़े धोना, उनका सोना सब उसी के घर में था। और ये सब काम के अलावा भी वो साड़ियों का कुछ काम करने के लिए लाती थी, जिसमें से वो इनकम करती थी। रिलेटिव जो अकेले जेंट्स थे, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, बेचारे अकेले कहाँ रहेंगे, इसलिए सबको साथ रखा। हमारे अपने को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। 12 टिफिन वो मॉर्निंग में बनाती थी, 12 टिफिन वो नून में भेजती थी। कई लोग घर पे खाने के लिए भी आते थे। 2 चिल्ड्रन थे, उनका काम ये सब वो अकेले ही करती थी। उनके ब्रदर इन लॉ जब पेशेंट की शादी हुई तब वो बहुत छोटे थे, उनको पाल पोस के बड़ा किया, फिर उसकी शादी करवाई। फिर उन्होंने ही इनका घर ले लिया। फिर पेशेंट का फैमिली ऊपर एक इनका जो घर था ना, उनके ऊपर एक रूम बना के उसी में रहने लगे, जो कि बहुत छोटा था। और बारिश का पानी भी आता था वही रूम में, थोड़ी सी जगह में किचन था। ये उनका फैमिली जो है वो किसी ऊपर रूम में रहने लगे। जो घर पेशेंट और उनके हस्बैंड ने बनाया था मेहनत करके, वही उन्होंने ले लिया। फिर मेहनत करके फिर एक मंजिल बनाई, जो नीचे घर था उस पर ही एक मंजिल बनाई, और वो वहां रहने लगे। फिर जब अलग होने की बारी आई, तब पेशेंट ने फिर से बोला कि मुझे अलग नहीं होना है, आसपास ही रहना है, ऊपर नीचे ही रहना है, क्योंकि वो चाहती थी
कि ब्रदर इन लोग को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनके बच्चे को भी पालना, उसकी देवरानी की हेल्प करना चाहती थी और उनके बच्चों को भी पाला। पेशेंट सेठ कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर घर बेच के अलग हुए, तब भी रोना आ जाता था। फिर ये घर बेच के वो अलग हुए। फिर 1 साल तक वो रेंट पे रहे और फिर पेशेंट ने फिर से यही डिसीजन लिया कि जो नया घर लेंगे वो साथ में ही लेंगे और ऊपर नीचे ही रहेंगे या आसपास ही रहेंगे। लेकिन ये जब 1 साल में वो रेंट पर रहे ना, तभी बहुत टेंशन था कि कब फिर से घर बनेगा। टेंशन रहता था कि बच्चों की शादी, घर की लोन सब कैसे होगा। वो 2-3 साल तक टेंशन रहा। फिर भी मदर इन लॉ ने हमेशा देवर का ही साथ दिया। उसका कोई दुख नहीं है, आज भी वो पेशेंट के साथ ही रहती है और बहुत प्यार से रखते हैं पेशेंट को। लेकिन फिर हार्ड वर्क करके सब होता गया। टेंशन वाला नेचर है, काम का, चिल्ड्रन का, घर का, हमेशा टेंशन रहता है। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट 5 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। ब्रदर इज एल्डर वन, देन पेशेंट, एंड देन 4 सिस्टर्स। फ्रॉम सिबलिंग्स नो वन हैज डिजीज एक्सेप्ट पेशेंट। सभी बहनों की शादी पापा ने मिडिल क्लास फैमिली में ही करवाई, क्योंकि कास्ट इम्पोर्टेंट है, पैसा नहीं। मदर एंड नानी। मदर 4 सिस्टर एंड 3 ब्रदर। एल्डर वन इज मामा, देन मदर, एंड देन बाकी सब मामा और मासी। एक मासी को फाइनेंशियली अच्छा है, बाकी सब मिडिल क्लास फैमिली से है। नो मेजर इलनेस। मामा मासी को कोई मेजर इलनेस नहीं है। मदर का नेचर भी पेशेंट की तरह ही है, काम करते रहेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। मदर को तकलीफ हुई, पोवर्टी थी, बच्चे पालने थे, बच्चों को अच्छा खाना नहीं ला के दे सकती थी। अभी पेशेंट के जो भाई भाभी है वो भी उनकी मदर को ठीक से नहीं रखते थे, इसलिए वो गांव में ही रहती है, अपने यहाँ सूरत में भाई भाभी के साथ नहीं रहती है। भाभी जो है पेशेंट की, वो बहनों के, हम बहनों के साथ भी कभी बोलेगी कभी नहीं बोलेगी। बच्चे भी वहां नहीं जाते, सिर्फ नानी के पास जाते हैं। सबसे छोटी मासी का जब बॉर्न हुआ तब नानी एक्सपायर हो गए और सबको बड़ी माँ ने पाला। बड़ी माँ जैसा कहती थी वैसा ही करना पड़ता था, क्योंकि माँ तो थी नहीं। बड़ी माँ काम भी करवाती थी और बुरा भला भी बोलती थी। फादर एंड दादा दादी। फादर जो है वो 4 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स हैं। किसी को कोई मेजर इलनेस नहीं है। फादर इज एल्डर वन। पोवर्टी थी, घर की जिम्मेदारी थी, दादा ब्लाइंड थे, उनको दिखाई नहीं देता था। फादर ने पहले अपनी बहन और भाई की शादी करवाई, जो कि उनसे छोटे थे। फिर फादर की शादी हुई, जो किसी रिलेटिव ने करवाई थी। मदर फादर का एज डिफरेंस 20 ईयर का है, क्योंकि फादर काफी बड़े हो गए थे घर की जिम्मेदारी को उठाते। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। दादी किसी की फेंकी हुई रोटी लाकर पानी में भिगोकर खिला देती थी, छोटे बच्चों को खिलाती थी। फादर बड़े थे तो कभी वो खाते, कभी नहीं मिलता। फादर ने फिर छोटे बड़े काम करना शुरू किया। दूध बेचा, कैंडी बेची, सिलाई का काम किया। फिर सूरत में आए डायमंड का काम करने के लिए। उसमें उन्होंने बहुत तरक्की की। फिर सब चला गया, सब लॉस हो गया, और फिर भाइयों को वो डायमंड का बिजनेस देके वो फिर से गांव में चले गए और फिर जमीन खरीदी और फिर से तरक्की की। फिर बाकी भाई बहनों की शादी कर दी। तो ये केस है जिसमें पेशेंट ने शुरू से सिर्फ काम ही देखा है, फादर ने काम देखा है, मदर ने काम देखा है। और पेशेंट की जो पूरी लाइफ है उसमें एक ये भी पार्ट है कि जो भी उन्होंने बनाया वो किसी ने ले लिया, तब भी वो कुछ नहीं बोली, बहुत माइल्ड नेचर है। अब हम थायराइड का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैमर, थायराइड का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। Thyroid gland cells derived from endoderm, and that's why control from the brainstem. There is crossover correlation from the brain to organ. जो लेफ्ट साइडेड थायराइड ग्लैंड है वो राइट साइड ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होती है और वाइस वर्सा। बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लिंक टू थायराइड ग्लैंड इज मोर सेल कॉन्फ्लिक्ट। राइट लोब ऑफ थायराइड जो है उसमें इनगोइंग मोर सेल आएगा,
not being fast enough to catch a morsel, and left lobe of thyroid में outgoing morsel, not being fast enough to eliminate a morsel. कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में क्या होगा? बायोलॉजिकल पर्पस ऑफ सेल इंक्रीज इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन so that the individual becomes faster to catch the desired morsel or to get rid of an undesired morsel. This causes an overactive thyroid or hyperthyroidism. तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में हाइपरथायरॉयडिज्म होगा. फिर आएगा हीलिंग फेज. Following the conflict resolution, fungi or mycobacteria such as TB bacteria removes the cells that are no longer needed. Healing symptoms are pain due to swelling, difficulties breathing and swallowing, and night sweat. With the completion of the healing phase, the thyroxine level returns to normal. However, with the hanging healing, that is when healing is continually interrupted by conflict relapses, the prolonged decomposing process results in a loss of thyroid gland tissue, causing a chronic underactive thyroid or hypothyroidism. Symptoms are fatigue and low energy since the insufficient production of thyroxine slow down the body's metabolism. According to Juman Romero, thyroid symbolically represents the body's biological clock and always will be related to conflict, related to time. I feel overtaken by events. I feel powerless to solve what is coming. I am not fast enough to get such a thing. When will be my turn? I cannot act fast enough. आप ये पेशेंट के साथ कोरिलेट करते जाइएगा. अकॉर्डिंग टू लुइस है क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म caused by feeling hopelessly stifled and suffocated. Spiritual viewpoint caused by blockage in the throat chakra, which is connected to communication and self-expression and personal power. तो ये थायराइड में जो पावरलेस फीलिंग आएगी ना, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है. इमोशंस इसके पीछे क्या है? ह्यूमिलिएशन. I never get to do what I want to do. When is it my turn? My hands are tied and I cannot do anything. Or I would have to do something urgently but nobody does anything. तो यहाँ पर हमारा जो केस है उसका पूरा एनालिसिस क्या है वो हम देखते हैं. पेशेंट जो है वो अफेक्शनेट है, चीयरफुल है, सबके लिए सोचा, सबको अपने साथ रखा, सबका काम किया, सबको प्यार दिया, खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा. डेजर्टेड एंड अलोन है, जो हम नानी के यहाँ से देखते आ रहे हैं. फादर को भी वैसे ही उसकी जर्नी हुई है. पेशेंट फास्ट है, चिली है, थर्स्टलेस है, इंडस्ट्रियस है, लाइफ इज अ बर्डन. एंग्जियस अबाउट फैमिली एंड होम, ऑलवेज फील मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा. मदर इन लॉ ने हमेशा देवर का साथ दिया और पेशेंट का साथ नहीं दिया और हमेशा सुनाया, फिर भी उन्होंने उसे प्यार से अपने साथ ही रखा. पेशेंट के जो फेशियल फीचर्स थे वो शार्प फीचर्स है. फीलिंग इज डिस्पाइस्ड एंड मर्डर और फियर मर्डर. एंड पूरे केस में हमें पेशेंट जो है वो माइल्ड है, वो इतना रिएक्शन उसने नहीं दिया है. तो टोटालिटी में एक रूब्रिक लिया है अफेक्शनेट, जो कि पेशेंट की डिवाइन क्वालिटी है जो शुरू से हमें दिख रही है. और डिल्यूजन डिस्पाइस्ड, ये बचपन में भी उसकी मदर को वो सब उनकी मदर और उन सब की जो बहनें हैं उन सबको भी डिस्पाइस किया गया, पेशेंट को किया गया. पेशेंट के फादर को पॉवर्टी की वजह से, गर्ल चाइल्ड की वजह से डिस्पाइस किया गया. क्योंकि ये बिफोर 3 ईयर हमने ये केस लिया है, लेकिन अभी लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम इसमें डिल्यूजन मर्डर ले सकते हैं. क्योंकि पेशेंट ने जो कुछ भी किया, सबको साथ रखा, प्यार दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो सब इसलिए किया क्योंकि उसके लिए अपनी क्रेडिट, फादर की क्रेडिट, ये सब बहुत मायने रखते थे. इसलिए यहाँ पर हम फियर मर्डर या डिल्यूजन मर्डर भी ले सकते हैं. डिल्यूजन फायर ऑफ लिया था क्योंकि
पेशेंट को एक जज्बा था, एक जुनून था कि मेहनत करके कुछ करके सब फिर से वैसा ही करना है, मेहनत करनी है, एक पैशन था। पेशेंट एकदम हरीड वरीड उस हिसाब से डिल्यूजन फायर ऑफ लिया था। लेकिन अभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हम कि ये डिल्यूजन लाइफ बर्डन हो सकता है, क्योंकि उनकी मदर की लाइफ, फादर की लाइफ, खुद की लाइफ, सभी बहनों की लाइफ, सभी में इतना काम था कि काम के अलावा और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पर डिल्यूजन मर्डर विल बी और डिल्यूजन लाइफ बर्डन ये ले सकते हैं। ये 3 साल पहले की अंडरस्टैंडिंग है, तो उस हिसाब से हमने अफेक्शनेट, डिल्यूजन डिस्पाइस, डिल्यूजन फायर ऑफ एंड डिलीरियम माइंड लिया था। कि ये सब इतना सब होने के बावजूद भी पेशेंट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और माइल्ड माइल्ड ही रहा पूरी लाइफ उनकी। तो एक डिलीरियम माइल्ड लिया है। इसमें दो मेडिसिन आती है, स्ट्रेमोनियम एंड फोस्फोरस। स्ट्रेमोनियम जो है वो फोस्फोरस से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो जो स्ट्रेमोनियम है वो फियरफुल है, फ्राइटफुल है, पैनिक ड्यू टू फियर, डिल्यूजन अलोन, डिल्यूजन एनिमल ऑफ, डेजर्टेड, डेविल, डेविल सीज एंड डेविल ही इज। तो स्ट्रेमोनियम में बचपन से लेके डेविल्स, एनिमल्स, डोमिनेशंस ये सब हमें देखने को मिलता है, और उनकी जर्नी डेविल ही इज तक की है। डिल्यूजन डॉग्स, डिल्यूजन डाई अबाउट टू, डिल्यूजन डूम, वो फियर और फ्राइड भी बहुत ज्यादा होता है। डिल्यूजन फायर वो भी ड्यू टू फियर ही होता है। डिल्यूजन परस्यूड एंड परसिक्यूटेड, डिल्यूजन मर्डर, किल्ड, रोस्टेड एंड ईटन। ये फॉस्फोरस से इस तरह से डिफ्रेंशिएट होती है। और फॉस्फोरस में हम देखते हैं कि वो चीयरफुल, अफेक्शनेट, कैरिड डिजायर, फीलिंग डिस्पाइस एंड फास्ट, सबके साथ प्यार से रहेगा ताकि सब उनके साथ प्यार से रहे और कोई उसे डिस्पाइस ना करे। अगर ये भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो डिस्पाइस से आगे वो डेड और वर्म्स में चला जाएगा। जो पेशेंट का फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था उसमें फॉस्फोरस 200 का सिंगल डोज दिया था। तब पेशेंट को एक वीक या 10 दिन तक सब सही था, मतलब थोड़े सिम्टम्स डाउन हुए थे, 30% बेटर था पेशेंट। फिर थोड़े सिम्टम्स फिर से आने लगे, तो जो 15 दिन के बाद पेशेंट फिर से फॉलोअप में आया तब फॉस्फोरस 200 ड्रॉपर में दिया था, जो कि वीकली लेना था 1 मंथ के लिए। फिर पेशेंट को ऐसा ही दिया। फिर फोर्थ फॉलोअप में पेशेंट को फिर से थोड़े सिम्टम्स आए थे, 1 वीक तक कुछ नहीं दिया। फिर उसको डोज देने की जरूरत पड़ी तो फॉस्फोरस 1 mg का एक ही डोज दिया। फिर पेशेंट एसएल पे ही था। फिर उसके 3 महीने बाद ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, जो कि इस तरह थे। मार्च का जो रिपोर्ट था उसमें टीएसएच 12.4 था, और सितंबर का जो रिपोर्ट है उसमें टीएसएच ऑलमोस्ट नॉर्मल है 2.7। T3 T4 टीएसएच तीनों ही नॉर्मल है। और अभी रिसेंट 2024 में भी उनका एक रिपोर्ट करवाया जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, T3 T4 और टीएसएच भी 2.5 है। यहाँ पे उनका एक वीडियो है। આજે 3 વર્ષ પહેલા મને થાઇરોઇડની તકલીફ હતી, એટલે દવા લીધી પણ રિપોર્ટ કર્યા તો કે થાઇરોઇડ છે, ગળામાં બહુ જ દુખતું, પછી થાક લાગતો, હાથ ચડતો, તાવ આવી જાય, હાથ તો બહુ જ દુખતા, ગળામાં દુખતું, માથામાં ખાલી થતી, આ પાછળની આ સાઈડમાં દુખતું વળે. પછી મને કોઈ એવું કીધું કે તમે આ સેજલબેનને અહીંયા હોમિયોપેથિકની દવા લો, એટલે મેં સેજલબેનને સેટિફાઈડ દવા લીધી. એટલે 3 મહિનાનો મેં કોર્સ કર્યો, પછી એને રિપોર્ટ કરાવ્યો તો હાવ નોર્મલ રિપોર્ટ આવ્યો. પછી આ 3 વર્ષ થયા તો અત્યારે પાછો રિપોર્ટ કરાવ્યો તો એ નોર્મલ હતો. મને થાઇરોઇડ નથી અને મને બીજી કોઈ તકલીફ દેખાતી નથી. બહુ સારું છે. अब हम फोस्फोरस को थोड़ा समझेंगे।
फॉस्फोरस की पैथोजेनेटिक इफेक्ट है वो सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, लंग्स, ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्व्स एंड ब्रेन, बोन्स और लीवर पे है। डायथिसिस जो है वो हेमरेजिक एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस है और मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है। जो डिवाइन स्पार्क है फॉस्फोरस का वो अफेक्शनेट, चीयरफुलनेस, माइल्डनेस, प्ले डिजायर एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन है। फिर हम देखेंगे कि फॉस्फोरस का फॉल्स परसेप्शन यानी कि कोर डिल्यूजन क्या है। तो डिल्यूजन डिस्पाइज होके डिल्यूजन डेड में जाएगा। वहां पर उनकी कोई विशेष या कोई डिसीजन उसके खुद के नहीं रहेंगे। पेशेंट जो है वो डिल्यूजन डेड में चला जाएगा। और फिर उसके आगे डिल्यूजन वम्स। वम्स की लाइफ कैसी होती है, डिपेंडेंट होते हैं किसी पे। और अ, जो वम्स है उसकी लाइफ डेड से भी आगे है। और डिल्यूजन फॉलिंग में कोई एक स्टेट होगा, कोई एक पोजीशन होगी, वहां से नीचे गिरना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो फॉलिंग है। फिर है डिल्यूजन फायर ऑफ। तो फायर ऑफ में एक आग होती है, एक पेशन होता है, एक हरिड वरिडनेस होती है, जो कि पेशेंट में आपको उनकी बातों में या उनके एक्शन में आपको दिख जाएगी। फिर है डिल्यूजन आइडेंटिटी एरर ऑफ पर्सनल। कि पेशेंट ऐसे स्टेट पे जाएगा जहाँ पे उसकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहेगी। डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड ऑफ बीइंग। इसमें इंजरी का डर रहेगा, पेशेंट बार बार इंजर्ड होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर है डिल्यूजन लेग शॉर्ट टर्म। हम कई बार पेशेंट बोलते हैं ना कि हम वहाँ पे कम पड़ गए, हम वहाँ पे कम पड़ गए, हम वो खत्म नहीं कर पाए। तो ये एक सेंस में है। फिर है डिल्यूजन लाइफ बर्डन, जिसमें काम काम और काम ही है और लाइफ बर्डन हो गई है। डिल्यूजन मर्डर विल बी। मर्डर किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब मान सम्मान या फिर अपनी इच्छाओं का मर्डर या कुछ भी, ये सेंस में ये मर्डर विल बी है। फिर है डिल्यूजन पॉइजन है भी। तो वो सभी खाने को शक की नजर से देखना, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से वो हो जाएगा, ये है डिल्यूजन पॉइजन है इसकी। फिर है परस्यूड ऑफ बी, कि कोई मेरे पीछे पड़ जाए। डिल्यूजन सक्सीड दैट ही कैन नॉट, कितनी भी मेहनत करने के बाद वो पेशेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। डिल्यूजन थीव्स रॉबर्स रॉबिंग, डिल्यूजन विजन हैज हॉरिबल, डिल्यूजन वॉइस इज हियर्स। ये सब मैनिफेस्टेशन का पार्ट है जो आउट ऑफ फियर हो जाता है। फिर है फॉस्फोरस की नीड, कि पेशेंट की नीड क्या होगी फॉस्फोरस पेशेंट की, जो है कैरिड डिजायर, कंपनी डिजायर फॉर अलोन एग्रावेशन। वो अकेला नहीं रह सकता, उसको कंपनी चाहिए, कैरिड डिजायर चाहिए, कैरी करने के लिए चाहिए। होल्डिंग और बीइंग हेल्ड डिजायर फॉर, रॉकिंग डिजायर टू, जंप डिजायर टू, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, ये सब फॉस्फोरस की नीड है। सेंसिटिविटी और एलिमेंट्स क्या है, कि ये जो डिवाइन क्वालिटी थी सेल की वो कब सेंसिटाइज होगा और फिर जो डिजीज की जर्नी है वो स्टार्ट होगी। एंजाइटी एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, केयर वरीज फुल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, डेथ एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, लव्ड वंस, grief as element from aggravation, joy and excitement element from aggravation, ये सब उनकी सेंसिटिविटी है। क्या क्या फियर डेवलप होंगे, तो फियर एक्सीडेंट्स ऑफ लव्ड वंस, फियर एनिमल्स ऑफ, फियर डेथ ऑफ, फियर फेलियर ऑफ, फियर एग्जामिनेशन ऑफ, फियर फायर, फियर घोस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ, फियर हैपन समथिंग विल, कि क्या होगा, ये एक फियर रहेगा। फियर मर्डर ऑफ, फियर पॉवर्टी ऑफ, फियर सॉलिट्यूड बीइंग अलोन ऑफ, ये सब फियर डेवलप होगी। और ये सब होने के बाद जो पेशेंट है वो डिफेंस में क्या करेगा, तो डिफेंडिंग स्टेट में होगा, तब फॉस्फोरस हमें
कैसा दिखेगा? एब्रप्ट हो जाएगा, एडल्टेरस, एम्बिशियस हो जाएगा, ऑडासिटी, अवेराइज, सेंसोरियस क्रिटिकल, कंप्लेनिंग, कंटेंटेड, हिस्टेरिया, impressionable susceptible, indifference, insanity, jealousy, morose, obstinate, passionate, restlessness and violence। ये सब जो है वो हमें डिपेंडिंग स्टेट में दिखाई देगा फॉस्फोरस। और उसके बाद आता है सेल का डाइंग स्टेट। तो फॉस्फोरस का डाइंग स्टेट में क्या होगा? डेथ डिजायर, ड्रीम्स डेथ, डिल्यूजन डेड ही इज, suicidal disposition, fear with death of, suicidal disposition, thoughts of, suicidal disposition, seeing blood or knife. One has horrid thoughts of killing oneself, although abhorring the idea. ये सब हमें फॉस्फोरस में डाइंग स्टेट में दिखाई गया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप मुझे यहाँ पर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये डॉक्टर सतीश गजेरा सर की जो चैनल है इसमें उन्होंने क्रॉनिक डिजीज और ऑर्गेनॉन को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया है। कई केसेस है, क्योर केसेस, वो सब आप समझिए और अपने केसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और लर्निंग करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।